दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म सौरवेद ऑफिशियल पर। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम ईवीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उनके आने की प्रबल संभावना है। तो अपनी कॉपी और पेन उठा लीजिए और अपने एक क्वेश्चन के आगे जो क्वेश्चन आपका सही हो उसका मार्क्स देते जाइएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बिना टाइम को गंवाए हुए चलिए चलते हैं अपने इस शानदार क्लास के पहले क्वेश्चन पर। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? क्या वो गुजरात है, क्या वो गोवा है, क्या महाराष्ट्र है या फिर राजस्थान है? बताएंगे। जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। आपने भारत का मानचित्र देखा होगा और उस मानचित्र में आपने इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया होगा कि गुजरात जो कि अरेबियन सी की तरफ आता है और जो गोवा है वो भी हमारा अरेबियन सी के बॉर्डर मतलब अरेबियन सी को ही टच करता है। महाराष्ट्र भी है, मगर राजस्थान वाला जो एक ऐसा एरिया है यह एक स्थलबद्ध है। कौन सा? यह कौन सी कैटेगरी में आता है? यह स्थलबद्ध में आता है। किस में आता है? स्थलबद्ध में आता है। ठीक है, क्योंकि इस राज्य की जो सीमा है समुद्र से नहीं मिलती है। हमारा गुजरात हो गया, गोवा हो गया और महाराष्ट्र हो गया ये, और केरल हो गया। ठीक है, ये जितने भी हैं ये हमारे पश्चिमी समुद्र तट से तट पर स्थित है। ठीक है, जैसे मैप बना के दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से कुछ हमारा मैप बनता है। ठीक है, तो जो राजस्थान वाला एरिया होता है ये होता है। ठीक है, ये वाला एरिया होता है इधर पाकिस्तान। ठीक है, तो ये स्थलबद्ध में आ जाता है। कौन सा आ जाता है? स्थलबद्ध। और ये जो गुजरात होता है ये आ जाता है। तो इधर हमारा कौन सा आ जाता है? इधर हमारा अरेबियन सी आ जाता है, इधर बे ऑफ बंगाल आ जाता है। और यहीं पर हमारा इसके नीचे क्या होता है? महाराष्ट्र होता है, उसी के नीचे क्या होता है? गोवा होता है, उसी के नीचे क्या होता है? केरल होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो राजस्थान है वो इस मतलब समुद्री सीमा को नहीं टच करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। किसी नदी की प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। क्या एटीपी से की जाती है या एसटीपी से की जाती है या डब्ल्यूपीएल से की जाती है या बीओडी से की जाती है? तो एटीपी क्या होता है? तो एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है। मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर बनता है। ठीक है, मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर ऊर्जा होती है वो 38 एटीपी के रूप में एकत्र होती है। मगर यहाँ पर क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, तो वो की जाती है बीओडी से। किससे की जाती है? बीओडी से की जाती है। इसका फुल फॉर्म हो सकता है पूछ लिया जाए तो क्या होता है? बायोलॉजिकल, क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म हो जाएगा। और ये जो बीओडी होता है इससे क्या किया जाता है? चाहे वो नदी हो चाहे वो तालाब हो, तो हम कह सकते हैं नदी में जो जल के प्रदूषण को मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। बताएंगे वायरस से कौन सा रोग होता है? जैसे अभी कोविड आया था वो भी एक वायरस ही था। क्या टाइफाइड होता है, कॉलरा होता है, जुकाम होता है या मलेरिया होता है? तो टाइफाइड एक बुखार होता है। कॉलरा क्या होता है? ये भी बुखार के तरीके से होता है। ठीक है, मलेरिया भी बुखार होता है। मगर ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं? ये जो होते हैं ये जल जनित रोग होते हैं। क्या होते हैं? जल जनित रोग होते हैं। उस पर मच्छर बैठते हैं, उसकी वजह से हमको ये सारी टाइफाइड हो गया, कॉलरा हो गया, मलेरिया देखने को मिलता है। मगर जो जुकाम जो जुकाम होता है उसमें अक्सर लोगों को कहते हुए देखा होगा कि अगर जो छींक रहे हो तो मुँह अपना रुमाल हाथ में लेके छींको, जिससे उसके जो छींटे हैं वो दूसरे के ऊपर ना जाएं। अगर जो वो दूसरे के ऊपर जाती हैं और वो उससे क्या हो जाता है, उसके संपर्क में आता है, तो वो भी उस चीज़ से क्या हो जाता है? ग्रसित हो जाता है। देखा होगा जब जुकाम का दौर चलता है तो अगर जो घर में एक को जुकाम है और वो ज़्यादा सबके, छोटा बच्चा है और वो सबके संपर्क में रह रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सभी जितने भी घर के मेंबर हैं सबको जुकाम होगा। क्योंकि जुकाम जो है ये ऊपरी स्वतंत्र का मतलब जो श्वसन तंत्र है उसका आसानी से फैलने वाला संक्रामक रोग है।
इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं, जैसे खांसी हो गया, गले की खराश हो गई, नाक का श्रावण हो गया मतलब नाक बहना, और ज्वर बुखार वगैरह आ जाता है। ठीक है, यह आमतौर पर कितने सप्ताह के लिए रहता है, या 1 सप्ताह के लिए रहता है, इसके बाद ये अपने आप समाप्त हो जाता है, और ये होना भी जरूरी है। अच्छा, इसका जो मुख्य विषाणु होता है वो कौन सा होता है, बताएंगे? इसका जो मुख्य विषाणु होता है वो कौन होता है, मतलब किसकी वजह से होता है? तो होता है राइनो वायरस होता है। क्या होता है? राइनो वायरस होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। जैसे पूछा जाए मलेरिया, तो मादा एनाफिलीज करके एक मच्छर होता है, तो उसके उस वजह से फैलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जुखाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, बताएंगे? भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला क्या तापमान है, आर्द्रता है, पवन है, वृष्टि है? देखो, तापमान भी एक समय के लिए किसान को ज़रूरत होती है अपने खेत की फसल को ग्रो करने के लिए। हवाओं की भी ज़रूरत होती है, मगर जब इनकी भी अधिकता हो जाती है तो किसान को नुकसान होता है। ठीक है, खासकर जब बारिश के दौरान हो जाती है। आर्द्रता मतलब नमी जो होती है। तो जो वृष्टि होती है, भारत में जो कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो क्या है? वृष्टि है। ठीक है, क्योंकि भारत उष्ण तथा समशीतोष्ण 2 कटिबंध में स्थित है। ठीक है, मतलब 2 कटिबंध में स्थित है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो आपने देखा होगा, सबसे जहाँ पर हम रहते हैं उस परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। उससे ऊपर जाते हैं तो जहाँ पर हमारी ओजोन लेयर मौजूद होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं समताप मंडल बोलते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो कौन आ जाता है? मध्य मंडल आ जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो कौन आ जाता है? आयन मंडल आ जाता है। फिर आगे कौन आता है? तो वो आ जाता है हमारा बहिर्मंडल आ जाता है। ठीक है, मगर ये कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है? तो वायुमंडल की जो सबसे ठंडी परत होती है वो कौन सी होती है? मध्य मंडल होती है, मतलब मीजोस्फेयर होती है। ठीक है, क्योंकि जो मध्य मंडल है, यहाँ तक जो वायुमंडल का तापमान होता है वो गिरता रहता है, कम होता है। ठीक है, और मध्य मंडल के बाद जैसे ही वायुमंडल का हम आगे बढ़ते हैं तो इसका तापमान क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। ठीक, तो मध्य मंडल की जो मध्य सीमा होती है उस पर जो तापमान होता है वो गिरकर -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, मीथेन है? तो बताएंगे। सल्फर डाइऑक्साइड जो अम्लीय वर्षा का कारण बनती है, ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं कितने % है इन्वायरमेंट में पाई जाती है? तो 21% पाई जाती है। ऑर्गन जो कि एक जैसे बल्ब वगैरह में भरी जाती है उसके काम आती है। मगर जो मीथेन है ये हमारी कौन सी हो जाएगी? ग्रीन हाउस गैस हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? ग्रीन हाउस गैस हो जाएगी। ठीक है, जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायता करती है। ठीक है, जो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जैसे मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, मतलब जैसे N2, मतलब मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2 होता है। नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है N2O होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का फॉर्मूला क्या होता है? CFC होता है। C से क्लोरो, F से फ्लोरो, C से कार्बन। तो ये चारों क्या होती है? हमारी मेथेन ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जो हमारे पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायता करती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेथेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? बताएंगे। शुरुआत पूछ रहा है, शुरुआत कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैंने जब पहली और दूसरी वीडियो अपलोड की थी तो अगर जो आपने उसको देखा होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा। और ज़रूरी नहीं है कि आपने वीडियो ही देखी हो तभी आपको आंसर पता हो, ये तो पता होना चाहिए और ये आपने पढ़ रखा होगा। तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करके देखिए। क्या 1992 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 1982 होगा? नहीं। 1996? नहीं। 1973, क्योंकि उस समय क्या हो रहा था, जो बाघों की जो संख्या थी वो घट रही थी और उसको रोकने के लिए, बाघों के संरक्षण के लिए जो भारत सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट है, उसने क्या किया था? 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कर दी। ठीक है, और इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ की गई थी? तो उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क है, बताएंगे उसका नाम क्या है? उसका नाम कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ठीक है, तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क है जिसे हैली नेशनल पार्क के नाम से पहले जाना जाता था, उसका अब नाम क्या है वो बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियम यामोत्तर पर खींची गई है। 180 डिग्री मेरिडियम यामोत्तर पर खींची गई है, उसका नाम बताएंगे क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, जिसे प्राइम मेरिडियन बोला जाता है। ठीक है, तो यह एक काल्पनिक रेखा है, उसे मतलब ये जो काल्पनिक रेखा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं, मतलब जिससे पूरे वर्ल्ड में क्या किया जाता है, टाइम का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, जैसे ही हम टाइम जोन, अपने टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में जाते हैं, तो वो हमारा फ़ोन हो, कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेता है, वहाँ का टाइम दिखाने लगता है। तो इस रेखा से जो पृथ्वी को, मतलब यह जो रेखा है, यह पृथ्वी को पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर में क्या करती है, बांटती है। ठीक है, जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई, एक मिनट, हाँ, ये हमारी पृथ्वी हो गई। ये जो होती है, ये क्या होती है, प्राइम मेरिडियन होती है। ये क्या हो गया, पश्चिमी एरिया, ये क्या हो गया, पूर्वी एरिया हो गया। ठीक है, तो इसे ही क्या बोलते हैं, ये लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इतना याद रखना, यही मेन क्वेश्चन ही बनते हैं ईवीएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आना भी चाहिए। कहाँ पर है, गल्फ ऑफ मन्नार, जिसे हम मन्नार की खाड़ी बोलते हैं हिंदी में। जो गल्फ ऑफ मन्नार है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। जैसे बंगाल की खाड़ी है, वैसे ये भी क्या हो जाती है, मन्नार की खाड़ी हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर एक राष्ट्रीय पार्क स्थित है। ठीक है, और ये कौन सा है, तो गल्फ ऑफ मन्नार, हाँ, जो गल्फ ऑफ मन्नार है मरीन राष्ट्रीय पार्क, कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार, अभी भी करंट में जनगणना चल रही है, पहले ही सरल हुआ है शायद। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और अगली बार जब आएगा हमारा टेट, हम कोशिश, हमारे तो शुभकामनाएं आप लोगों के साथ यही है कि इसी बार आप टेट क्वालिफाई हो जाए, और सब लोग क्वालिफाई करेंगे, बिना हेजिटेशन के जाएंगे, सब क्वालिफाई होके आएंगे। ठीक है, आपको जो वहाँ पर क्वेश्चन दिख रहे होंगे, उसमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने पढ़ रखे होंगे। बस अपनी सूझबूझ के साथ क्या करना है, उन क्वेश्चन को बिना हड़बड़ाए हुए, आपको क्या हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करनी है, आपको क्या करना है, उनका जवाब देना है। ठीक है, जब आप वहाँ पर अपनी परीक्षा को दे रहे होंगे, तो इन्हीं वीडियोज़ में से आपको क्वेश्चन वहाँ पर दिखेंगे, और आप उनका जवाब अच्छे से दे रहे होंगे। ठीक है, तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ क्वेश्चन नंबर 130 का जवाब देंगे। क्या कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है। तो क्या है, मतलब लिंगानुपात का मतलब ये होता है कि 1000 लोगों पर कितनी महिलाएं हैं। क्या 1000 पे 940 महिलाएं हैं, या 1000 पे 916 महिलाएं हैं, या 1000 पे 982 महिलाएं हैं, या 1000 पे 920 महिलाएं हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा, हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1940 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1940 हो जाएगा। ठीक है, साथियों यहाँ पर मिसप्रिंट हो गई है शायद, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 943 महिलाएं हैं। कितनी हैं, 943 महिलाएं हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। अच्छा, यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो आपको याद रखना होगा, वो भारत का केरल राज्य है। कौन सा है, केरल राज्य है, जिसका लिंगानुपात 1084 है। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात है। और जब हम बात करेंगे भारत में सबसे कम लिंगानुपात की, तो वो हो जाएगा दमन एवं दीव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, दमन और दीव हो जाएगा, 618 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है, बताएंगे।
किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? क्या वो चींटी है, केचुआ है, मधुमक्खी है, तितली है? बताएंगे। किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि उसे नीचे की मिट्टी को ऊपरी सतह तक लाने का कार्य कर, मतलब क्योंकि वो जो होते हैं वो नीचे की जो मिट्टी होती है उसको ऊपर लाने का काम करते हैं, जिससे क्या होती है, मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। तो हाँ, वो करेक्ट आंसर उसका क्या हो जाएगा? उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केचुआ। बहुत सही जवाब दे रहे हैं आप सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़? बताएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कई बार पूछा गया है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है एक तरीके से कह सकते हैं, और ये आएगा तो आप सब लगा के आएंगे और आप नंबर लेके आएंगे इसका पूरा का पूरा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है कि वो रटने ना पड़े, समझ से वो हमको याद हो जाए। और अगर जो एक बार हमारी समझ में वो चीज़ें बैठ गई तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो मतलब वो क्वेश्चन गलत करवा ले। ठीक है, तो समझ सूझबूझ के साथ आपको क्या करना है, इसका जवाब देना है। क्या उत्तर प्रदेश? नहीं। आपने सुंदरलाल बहुगुणा का नाम सुना होगा, चंडी प्रसाद भट्ट का नाम सुना होगा। इन लोगों के नेतृत्व में चमोली जिला कहाँ है? बताएंगे। हाँ, तो कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड के चमोली जिले में सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। क्यों की गई थी? क्योंकि वहाँ पर वृक्षों की कटाई के विरुद्ध इन लोगों ने किया था, क्योंकि वृक्षों की कटाई हो रही थी और पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, इस वजह से। और यह आंदोलन कब शुरू किया गया था? बताएंगे। यह 1900, जब टाइगर रिजर्व 1973 में। टाइगर रिजर्व कब शुरू किया गया? 1 अप्रैल 1973 में। और ये जो चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा कहाँ शुरू किया गया था? उत्तराखंड के चमोली जिलों में शुरू किया गया था 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो वह किया जाता है इथोलॉजी में। किस में किया जाता है? इथोलॉजी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि न्यूरोलॉजी विषय के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र के मतलब न्यूरोलॉजी जो होता है, तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन्स से रिलेटेड क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, उसे न्यूरोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री शैवाल, तो जो समुद्री शैवाल होता है, नमक कहाँ से बनता है? वहीं से बनता है, और आयोडीन की मात्रा उसी में पाई जाती है। मतलब जो समुद्र शैवाल होता है वो आयोडीन के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। और अगर जो आयोडीन की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो उससे गॉइटर, मतलब जिसे घेंगा बोलते हैं ना, हाँ, घेंगा जैसी बीमारी हो जाती है, गले में सूजन आ जाती है एक तरफ में, जिसमें कौन सी ग्रंथि में सूजन आती है? तो जो थायराइड ग्रंथि है उसमें सूजन आ जाती है। तो समुद्री शैवालों में आयोडीन की प्रचुरता वाले शैवाल जैसे सिवार हो गया या फिर लेमिनेरिया बोलते हैं, तो ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? समुद्री शैवाल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और इनका प्रयोग किया जाता है चिकित्सा के प्रयोग में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताएंगे। आयोडीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लाइकेन है। लाइकेन क्या है? मतलब जिसे सैक बोलते हैं, या तो सैक मिल जाए या तो लाइकेन मिल जाए। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जो मतलब प्रदूषण को एक तरीके से इससे पता चलता है, तो वो लाइकेन ही होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं? ऐसे पौधे जैसे साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। मतलब जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है? लाइकेन क्या है? तो ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे? ये सहजीवी आएंगे। अच्छा, सहजीवी कहते किसे हैं? चाहे वो जंतु हो चाहे पौधे हों, वे एक साथ रहकर एक दूसरे को क्या कहते हैं? लाभ पहुंचाते हैं। जैसे कभी कभी भैंस के ऊपर कौवे को बैठे हुए देखा होगा। कौवे, भैंस के ऊपर जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसको कौन खाता है? कौवा खाता है। तो लाभ किसको हो रहा है? दोनों को हो रहा है। कौवे का पेट भर रहा है, और भैंस के ऊपर जो कीड़े मकोड़े हैं जो उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनसे उसको छुटकारा मिल रहा है। तो दोनों का लाभ हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, और इसी तरीके से जो सैक मतलब लाइकेन है, ये प्रमुख सहजीवी है। तो जो वास्तव में लाइकेन है वो निम्न श्रेणी की जो ऐसी छोटी वनस्पतियों का एक समूह होता है, जैसे बोल सकते हैं जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए या पाए जाते हैं। ठीक है, इन आधारों में वृक्षों की पत्तियां, प्राचीन दीवारें, भूतल चट्टान
और शिलाएं शामिल होती हैं। और ये जो शैवाल होते हैं ये बहुरंगी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल किया जाता है? वाहनों में किया जाता है, उद्योगों में किया जाता है, खाना बनाने में किया जाता है, वाहनों एवं उद्योगों में किया जाता है। बताएंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बताएंगे किस में किया जाता है? तो हाँ, बहुत सही बता रहे हैं आप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाहनों में। क्योंकि अब जो हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रही हैं, ठीक है, और हमारी जो सीएनजी से चलने वाली गाड़ियाँ हैं उनमें उपयोग किया जाता तो, और जितने भी इंडस्ट्रियल हैं, उद्योग हैं, वहाँ पर भी क्या किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? मतलब उसका एक्सप्लेनेशन या क्रिएटिविटी किसके द्वारा कराई जा सकती है? जागरूकता का सृजन या व्याख्यान द्वारा किया जा सकता है, क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा किया जा सकता है, समूह वार्तालाप द्वारा किया जा सकता है, अध्ययन द्वारा किया जा सकता है। तो जो इन्वायरमेंट है, हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं वो इन्वायरमेंट में ही तो आती हैं, और उसकी जो जागरूकता है वो हमको क्या व्याख्यान से मिल जाएगी कि मैं बैठे बैठे यहाँ पर आपको चीज़ें दिखा दूँ, मतलब बता दूँ? क्या आप यहीं से सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। समूह में आप अपने दोस्तों के साथ में बातचीत कर रहे हैं, क्या वहाँ से आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी? नहीं हो जाएंगी। क्या आप अगर जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें अगर जो आपको पर्यावरण की जागरूकता के बारे में बताया गया तो क्या वहाँ से सीख जाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हमें इन सब चीज़ों के लिए धरातल पर उतरना पड़ेगा, क्षेत्रीय भ्रमण करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ से हम चीज़ों को सीख पाएंगे। और ख़ासकर विद्यार्थियों में जो पर्यावरण जागरूकता का सृजन करने के लिए उनको क्या करना आवश्यक है? क्षेत्रीय भ्रमण कराना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, जिसके तहत क्या होता है? उनको वास्तविक पर्यावरण क्या वास्तविक पर्यावरण होता है, ठीक है, वास्तविक पर्यावरण जो होता है वो मानव जीवन में उनकी जो उपयोगिता होती है उनका जो ज्ञान होगा तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए वो भी क्या होंगे? प्रोत्साहित होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रीय भ्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? मतलब फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी पूछा जा रहा है, जो हमारे घरों में होती है। ठीक है, इसको हिंदी में बता दूं तो हिंदी में इसे द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं, और इसका जो फुल फॉर्म होता है एल फॉर लिक्विफाइड, पी फॉर पेट्रोलियम, और जी फॉर क्या हो जाता है? गैसेस हो जाता है। ठीक है, इनका प्रयोग, मतलब ये जो एलपीजी गैस होती है इसका प्रयोग घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। और इसका एक क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है कि इसके जो मुख्य अवयव हैं, कंपोनेंट की बात की जाती है कि एलपीजी के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट, जो मुख्य कंपोनेंट हैं जिससे ये बनी होती है, तो वो ब्यूटेन होती है और प्रोपेन होती है। ये केमिस्ट्री का पार्ट यहाँ पर पूछा गया है। और जो आजकल की एलपीजी है वो जैसे शीतलक के रूप में भी, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, के साथ क्या किया जाता है? इसको मतलब अधिक मात्रा में प्रयोग में लाई जाने लगी है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? तो बहुत ही अच्छा सवाल है, और इसका मैं आशा करता हूँ आप सबको इसका आंसर पता होगा, क्योंकि आजकल आप क्लास 6 की 5th 4th इन सब में चीज़ों को सिखाया गया, एक्सप्लेन किया गया है अच्छे से, खासकर एनसीईआरटी की बुक में। ठीक है, तो क्या गामा किरणें होती हैं, क्या एक्स किरणें होती हैं, या पराबैंगनी किरणें होती हैं, या बीटा किरणें होती हैं? बताएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पराबैंगनी किरणें हो जाएगा, क्योंकि जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको क्या किया जाता है? ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे ये जो किरणें होती हैं पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। हाँ, और एक क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों से ये पूछा जा रहा है कि बताएंगे कि ओजोन की जो मोटाई होती है उसको मापने की इकाई क्या होती है? तो इसका जो ऑप्शन है आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पराबैंगनी किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह, बताएंगे, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है। ये कौन सी बात होती है? उड़ता तो जहाज भी है। रात्रिचर है, रात में विचरण करता है इसलिए,
या फिर शाकाहारी है इसलिए, या बच्चे देता है इसलिए? तो बच्चे देता है ना, क्योंकि जितने भी बच्चे देने वाले होते हैं वो मैमल्स होते हैं जिसमें हम सब आते हैं, और जितने भी अंडे देने वाले होते हैं वो क्या होते हैं, स्तनधारी नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि जीव वैज्ञानिकों ने जो है क्या किया है, चमगादड़ को स्तनधारी वर्ग में रखा है। ठीक, क्योंकि जो चमगादड़ होता है वो बच्चे को जन्म देता है और उन्हें दूध पिलाता है, तो जितने भी दूध पिलाते हैं वो क्या होते हैं, स्तनधारी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? अबायोटिक एवं बायोटिक कंपोनेंट, मतलब घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं या फिर चीज़ें जो हमको घेरती हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो अबायोटिक एवं बायोटिक मतलब जैविक और अजैविक घटक जो होते हैं। ठीक है, इसको मिलाकर क्या बनता है, हमारा पर्यावरण बनता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? कौन सी वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? क्या UNFPA या यूनेस्को है, या WHO है, या UNDP है? बताएंगे? तो इसमें तो कोई भी नहीं है। नहीं, इसमें से तो कोई भी आंसर नहीं हो जाएगा, तो इसमें तो चारों गलत हो जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिख लेंगे, वो हो जाएगा IUCN। क्या हो जाएगा, IUCN। आगे से इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल, क्या होगा, इंटरनेशनल, ये है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ऑफ नेचर। नेक्स्ट, हाँ, तो इसका ये कोई भी नहीं होंगे, ये हो जाएगा IUCN। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए उपयुक्त रसायन है। मेघ बीजन के लिए उपयुक्त रसायन है, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, या सिल्वर आयोडाइड, या पोटेशियम नाइट्रेट। तो सिल्वर जो आयोडाइड है उसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका, सिल्वर आयोडाइड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बायोडीजल तैयार किया जाता है, तो जेट्रोफा से तैयार किया जाता है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, जेट्रोफा, बायोडीजल तैयार किया जाता है जेट्रोफा के द्वारा। ठीक है, करकास के द्वारा और पोंगोमिया के द्वारा तैयार किया जाता है। तो जितने भी ये पौधे होते हैं इनसे क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। अच्छा, देश का पूछा जाए, देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ है, तो वो बोलेंगे आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहाँ, काकीनाडा में। ठीक है, तो जेट्रोफा से क्या किया जाता है, बायोडीजल तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं कि विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो बताएंगे विश्व ओजोन दिवस। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, 16 सितंबर। ठीक है, 5 जून को पर्यावरण, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। सिल्वीकल्चर संबंधित है, किससे संबंधित है, बताएंगे सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? तो सिल्वीकल्चर वन एवं वन्य उत्पाद से संबंधित है। ठीक है, वन और वन से जो ग्रो करने वाले उत्पाद होते हैं उनसे संबंधित है, वन की जो सामग्री होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, बताएंगे चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? लखीमपुर खीरी में है, चंदौली में है, लखनऊ में है, वाराणसी में है? तो बताएंगे। तो जो चंद्रप्रभा है वो उत्तर प्रदेश के चंदौली ज़िले में है। कहाँ है? और इसकी जो स्थापना हुई थी या इसको बनाया गया था 1957 में बनाया गया था। ठीक है, तो चंदौली कहाँ है? यूपी में है। तो इसकी आने की संभावना है क्योंकि यूपी में रिलेट करता है, यूपी से रिलेट करता है। तो चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? प्रथम मतलब पहले हमारे कौन से आ जाते हैं? प्रोड्यूसर, फिर बताएंगे कौन सा हो जाएगा? कौन सा द्वितीय श्रेणी में आएगा? क्या हाथी आएगा? नहीं। शेर आएगा? नहीं, ये तो लास्ट में चला जाएगा। बकरी? नहीं। तो सांप? सांप क्या मांस को खाता है ना, चूहे को मार के खा जाता है। तो सांप किस में आ जाएगा? द्वितीय श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि झूम खेती होती है, बताओ झूम खेती कहाँ होती है?
तो जल्दी से करेंगे। झूम खेती मेघालय में होती है। कहाँ होती है? मेघालय में। कहाँ? मेघालय। झूम खेती मेघालय, झूम खेती मेघालय में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये रहा हमारी क्लास का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारी क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि कृत्रिम शुष्क, क्या कह रहा है? शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? जो शुष्क बर्फ है ये किसका ठोस रूप है? अमोनिया का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, बताएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्योंकि मैंने जो एक्सप्लेनेशन किया है वो आपको समझ आया होगा और आपने बहुत से क्वेश्चंस को आपने कर लिया होगा। तो जितने भी आपके क्वेश्चन सही हुए हैं आप उन क्वेश्चंस को मतलब अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपनी तैयारी को करते रहें, क्योंकि अब तो कुछ समय ही नहीं बचा है। आज तो 2 तारीख है, आज से परीक्षा हमारी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। कल 3 है, फिर 4 को तो जो प्राइमरी वाले हैं उनका एग्ज़ाम होना है, 1 to 5th वालों का, ठीक है, मेन उन्हीं का होना है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।